बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये होपफुली मेरे ख्याल में आप स्क्रीन शेयरिंग कॉल, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अब होपफुली आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन। यस सर। तो ये आज का जो आपका लेक्चर है, ये पिछले टॉपिक का ही कह लें कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम मैंने कम्प्लीमेंट सिस्टम को डिफाइन किया, तो और उसके जो हैं कह लें डिफरेंट पाथवेज उनका जिक्र किया। तो इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले जो सिस्टम आता है इसमें या पाथवे आता है वो है क्लासिकल पाथवे। और लेक्टिन पाथवे और क्लासिकल पाथवे ये दोनों जो हैं, इनके जो हैं जो इसका पाथवे है, दोनों कम्प्लीमेंट की जो प्रोटीन्स हैं उनको ये शेयर करते हैं। तो आल्दो कि ये दोनों सिस्टम जो हैं वो सेपरेट तरीके से स्टार्ट होते हैं, उनका जो कह लें ट्रिगरिंग फैक्टर है वो डिफरेंट है। तो लास्ट टाइम मैंने जो क्लासिकल पाथवे के ट्रिगरिंग फैक्टर हैं या इनिशिएटिंग फैक्टर हैं वो मैंने डिस्क्राइब किए। तो ब्रीफली उसको मैं समराइज करता हूँ कि जो फर्स्ट प्रोटीन है कम्प्लीमेंट सिस्टम में C1Q, C1R और C1S, ये तीनों प्रोटीन जो हैं ये एग्रीगेट होती हैं in this same sequence, like first Q bind to the antibody, then R and then S join it. तो अब ये जो C1Q प्रोटीन है, it can bind to the antibody directly and then antibody is already bound to the antigen. This protein can also bind directly to the cell wall and cell wall structure like teichoic acid, and some cases the C1Q bind to CRP protein and then CRP bind to the capsular polysaccharide. तो means कि presence of antigen is must. तो उसमें दो तीन और सिनेरियो भी हैं, एंटीबॉडी एग्रीगेट्स भी हो सकते हैं, उसमें भी ये C1Q जो है वो कह लें एक्टिव होती है। तो ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर है इसको आपने ज़रा चेक करना है, वो मैंने लास्ट टाइम इसमें से गो थ्रू कर गया था। So once the triggering factor or antigen is present, the C1Q assemble itself and attaches it to the antibody. उसके बाद क्या होता है, इसको फिर कह देते हैं कि ये जो C1QRS एंजाइम है ये अब एक्टिव हो गया है। देन इट वर्क ऑन द नेक्स्ट प्रोटीन इन द कम्प्लीमेंट जो कि है C4 प्रोटीन। तो C4 प्रोटीन पे जब ये एक्ट करती है, ये जो C1QRS है स्पेशली उसमें भी C1S जो है ना वो एक्ट करती है C4 पे, और C4 को क्या करती है, ये स्प्लिट कर देती है C4B और C4A सब फ्रैक्शंस में या सब फ्रेगमेंट में। तो ये एक कन्वेंशन है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब एक प्रोटीन फ्रेगमेंट होती है या स्प्लिट होती है बाय द एक्शन ऑफ द प्रीवियस एंजाइम, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, C4B कंपोनेंट एंड A कंपोनेंट। तो मोस्टली जो B कंपोनेंट होता है दैट स्टेज एट द साइट एंड अल्टीमेटली बाइंड टू द एंटीजन सरफेस, और जो A कंपोनेंट है दैट डिफ्यूजेस अवे, यानी कि वो साइट से वो डिफ्यूज होके किसी और जगह पे उसका रोल हो सकता है। तो सारे जो A कंपोनेंट है उनका रोल नहीं है, कुछ जो है उनका मैं जिक्र करूँगा, उनका ही रोल है, बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके। तो C4 स्प्लिट हुआ, C4B A में कन्वर्ट हुआ, C4B जो है दैट स्टेज ऑन दी साइट, और फिर C1S अगेन वर्क ऑन C2 प्रोटीन कम्प्लीमेंट प्रोटीन, और C2 अगेन C4, इसके भी दो फंक्शन हैं कि भी C2 जो है ये C4B जो पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद इसका A कंपोनेंट जो है दैट डिफ्यूजेस अवे, और C2B एंड C4B दोनों आपस में अटैच होते हैं, और फिर बाद में सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के उसके साथ भी जाके ये अटैच हो जाते हैं। तो एंटीजन के सरफेस पे ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, सैंपल होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया C4B और C2B, इसका एक खास नाम है कम्प्लीमेंट सिस्टम में, उसको कहते हैं C3 कन्वर्टेज। तो ये आपने याद रखना है कि C4B और C2B when they are assembled and attached to the cell wall they are called C3 convertase।
तो जैसा कि नाम से जाहिर है C3 कन्वर्टेज, तो ये जो नेक्स्ट प्रोटीन है कम्प्लीमेंट सिस्टम की वो है C3 प्रोटीन। तो ये उस पर एक्ट करता है ये C3 कन्वर्टेज, और C3 को ब्रेक कर देता है इनटू C3b एंड C3a। तो C3a जो है ये बड़ा एक्टिव मॉलिक्यूल है, इसका इन्फ्लेमेशन के स्टार्ट करने में रोल है। तो ये जब बायोलॉजिकल फंक्शन पढ़ने हैं हमने कम्प्लीमेंट के उधर इसका जिक्र आएगा। तो फिलहाल C3b जो है दैट अटैचेज इटसेल्फ to the C4b and C2b aggregate and also to the cell wall of the bacteria। तो अब ये जो एग्रीगेट बन गया है जिसका नाम आपने ऐसे याद रखना है C4b, C3b and C2b, इसको कहते हैं C5 कन्वर्टेज। मीन्स कि ऐसा एंजाइम जो कि C5 कम्प्लीमेंट की जो प्रोटीन है उस पर एक्ट करेगा और उसको स्प्लिट करेगा। लेकिन C5 कन्वर्टेज के बनने तक जो कह लें प्रोसेस है वो एंड हो जाता है क्लासिकल पाथवे का। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको डिस्क्राइब की। ये पाथवे जो है इसको देखने में हो सकता है आपको ज़रा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैंने जैसे डिस्क्राइब किया है ब्रीफली आप इसी तरह इसको आपको करना चाहिए। और ये इधर से आप पढ़ेंगे जो चीज़ें मैंने मेनली डिस्क्राइब कर दी हैं। तो इसमें अब जब C5 कन्वर्टेज बन गया है तो ये पाथवे जैसे मैंने पहले कहा कि ये इसका एंड हो जाता है इस पाथवे का। अब नेक्स्ट जो है कुछ उसमें पॉइंट्स, उसको हम कहते हैं रेगुलेटरी कंट्रोल या कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द कम्प्लीमेंट। तो ये क्या होता है कि अब कोई भी सिस्टम जो है जो बॉडी के अंदर है वो कंटिन्यूसली तो नहीं वो चलता, यानी कि कम्प्लीमेंट जो है उसकी एक्टिवेशन हर वक्त रिक्वायर्ड नहीं है। वो जब एंटीजन आएगा तब उसने एक्टिवेट होना है और अपना काम करना है। जब एंटीजन को उसने एलिमिनेट कर दिया या उसके एलिमिनेट करने में अपना रोल प्ले कर दिया तो फिर दोबारा उसको वापस अपने जो नॉर्मल स्टेज उस पर आना है। तो ये जो यानी बैक टू दी पवेलियन वाला जो कह लें सिस्टम है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो मेंटेन करता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कम्प्लीमेंट प्रोटीन के हवाले से वो ये है कि इन प्रोटीन की जो हाफ लाइफ है ना, यानी कि अगर पहले जो कंसंट्रेशन है उससे उसकी आधी होने की जो उसमें टाइम लगता है वो काफ़ी शार्ट होता है, यानी कि बहुत जल्दी ही ये प्रोटीन जो है वो डिग्रेड भी हो जाती हैं। तो एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। दूसरा जो है वो इन विट्रो है कि इन प्रोटीन को अगर आप 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हीट करें तो ये इनएक्टिवेट हो जाती हैं, अपना काम नहीं कर सकती, अपना बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं हीट इनएक्टिवेशन। तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फ्यू मिनट्स। तो उसके बाद जो है वो है कुछ इनहिबिटर प्रोटीन, उनका रोल। तो वो कौन सी प्रोटीन्स हैं? तो उनमें सबसे पहले जैसे कि हमने जिक्र किया C1 प्रोटीन कम्प्लीमेंट की वो एग्रीगेट होती है, एक्टिव होती है। तो C1 के लेवल पे एक प्रोटीन काम करती है, उसको कहते हैं C1 इनहिबिटर। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि C1 इनहिबिटर प्रोटीन जो है ये C1R और S इनकी जो असेंबली है उसको डिसरप्ट करती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है। जब कम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है तो C1 इनहिबिटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो C1R को C1S या अल्टीमेटली कह रहे हैं उस वो जो असेंबली है उसमें से उसको ब्रेक कर देता है। फिर C4 प्रोटीन है, C4 इनहिबिटिंग प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये डेफिनेटली C4 की जो एक्टिविटी है उसको कह लें ख़त्म करती है ये प्रोटीन। तो ये बेसिकली करती क्या है C4 बाइंडिंग प्रोटीन कि इट डिस्प्लेसेस C2b फ्रॉम C4b। तो आपने जैसे अभी देखा कि C4b और C2b आपस में अटैच होंगे तो वो एक्टिव एक एंजाइम बनेगा, एक प्रोटीन बनेगी। तो ये C4 बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये C2b को C4b से डिस्प्लेस कर देती है, डिटैच कर देती है। और ये जो काम है वो एक और प्रोटीन फैक्टर 1 उसे कहते हैं, तो उसकी मदद के साथ होता है। तो ये आपको पूछ लिया जाए इनहिबिटिंग प्रोटीन्स और कौन से फैक्टर हैं जो कि कम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन करते हैं, तो आप कह सकते हैं C1 इनहिबिटर, C4 इनहिबिटर और फिर फैक्टर 1। फैक्टर 1 वर्क्स विद C4 बाइंडिंग प्रोटीन। तो उसके बाद जो C4b है उसकी ब्रेक डाउन होती है C4c और C4d में। ये जस्ट कन्वेंशन हैं, इसको ऐसे ही याद रख लें कि फर्स्ट टाइम ब्रेक डाउन होगा तो C4ab भी होगा जब कोई ऐसी और प्रोटीन है, जैसे इस केस में है कि C4 बाइंडिंग प्रोटीन C4b पे एक्ट करती है तो C4b से C4c एंड D बन जाते हैं। फिर फैक्टर 1 जो है इसका एक और फंक्शन भी है कि ये C4b
को C4 बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अमल करके C4b को स्प्लिट करता है, तो इसी तरह फैक्टर 1 जो C3b जो फाइनल प्रोटीन बनी थी, तो ये उसको भी इनएक्टिवेट करता है और उसको C3c और C3d में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं जस्ट इधर इमेज में बड़ा आराम से इधर दिखाया गया कि ये असेंबली बन रही है। तो C1 इनहिबिटर वर्क्स एट दिस लेवल मींस इट इनहिबिट्स दिस असेंबली फॉर्मेशन ऑफ C1 कॉम्प्लेक्स। फिर C4 बाइंडिंग प्रोटीन है, तो ये C4b जब एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो इस लेवल पे काम कर रही है, और इसके साथ ये फैक्टर 1 उसको ये दोनों मिलके एक अपना फंक्शन अंजाम देती हैं। C4b वर्क्स एट द लेवल ऑफ C4b फॉर्मेशन, और फिर फैक्टर 1 इधर भी काम कर रही है और C3b के लेवल पे भी कर रही है, तो C3b को स्प्लिट कर देती है टू C3, C एंड D। तो इसको इस तरह करके याद करें तो ये आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इसमें अब ये 3 प्रोटीन का जिक्र किया गया है, तो ये इनका मैं अभी फंक्शन बताता हूँ, लेकिन इसको याद आपने यही रखना है कि दीज 3 प्रोटीन्स DAF, CR1, MCP, they work at the level of C4b and C2b, यानी जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस लेवल पे ये एक्ट करती है। और ये फर्दर इसका फंक्शन क्या है वो आप इधर आके पढ़ेंगे। इसमें मैं ज़रा ब्रीफ करता हूँ कि जब भी कोई एंटीजन बॉडी में, ब्लड में, टिश्यू में इंटर हुआ, कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और ये प्रोटीन जो है उसकी सरफेस पे एग्रीगेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि चूँकि ये जो प्रोटीन्स हैं ये काफ़ी एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये आके पहले जब बैक्टीरिया की वाल पे आके अटैच होती हैं तो ये बैक्टीरिया जिस जगह पे मौजूद है उसकी इर्द गिर्द तो नॉर्मल टिश्यू है, उसकी जो सेल्स हैं उस पर भी जो आके अटैच हो सकती हैं, देयर इज़ पॉसिबिलिटी। तो नेचुरली जो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है कह लें अल्लाह ताला की तरफ से, वो है कि जो नॉर्मल सेल हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये जो 3 प्रोटीन्स हैं DAF, CR1 और MCP, ये नॉर्मली एक्सप्रेस होती हैं, यानी ये प्रोटीन नॉर्मली प्रोड्यूस होती रहती हैं और जाकर सेल मेम्ब्रेन में ये इंटेग्रेटेड होती हैं, अटैच्ड होती हैं। तो ये एक किस्म का समझ लें कि फ्लैग है कि इधर नहीं आना, ठीक है। तो जब तक ये 3 प्रोटीन जो हैं सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगी, एक्सप्रेस होती रहेंगी, तो ये जो कम्प्लीमेंट की जो प्रोटीन्स हैं जो एक्टिव होकर सेल काम तो मेनली उनका है एंटीजन की सेल वाल पे एग्रीगेट होना, लेकिन अगर नॉर्मल हेल्दी टिश्यू की सेल की सरफेस पे भी जाके अटैच हो जाएं तो ये इन 3 प्रोटीन की वजह से ये डिटैच हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। तो ये एक इनबिल्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टू सेव द नॉर्मल सेल फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज कम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो ये डिस्ट्रक्टिव इसलिए है कि लास्ट टाइम मैंने ब्रीफली बताया था कि ये जो कम्प्लीमेंट के जो 3 सिस्टम हैं ये सारे अल्टीमेटली जब फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं मैक कम्प्लेक्स। तो वो एक किस्म का पोर होता है, वो सेल मेम्ब्रेन में या सेल वाल में पोर जनरेट कर देती है, और पोर जब जनरेट होता है तो उससे सेल डिस्ट्रॉय होता है। तो उस पोर फॉर्मेशन से बचने के लिए नॉर्मल सेल में ये 3 प्रोटीन्स हैं जो कि सेल को बचाती हैं। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है। तो एक तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म कि कैसे रेगुलेट होना है इन प्रोटीन्स ने, कब इन्होंने एक्टिवेट होना और कब इनको इनएक्टिवेट करना है बॉडी के अपनी प्रोटीन्स ने। तो इसमें अब एक और रेलेवेंट जो है वो है लैक्टिन पाथवे। तो लैक्टिन बेसिकली क्या होता है, लैक्टिन एक ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर एक प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन है। और लैक्टिन प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना बैक्टीरिया या माइक्रोब की सरफेस पे, उसके साथ इसकी एफिनिटी है, यानी लैक्टिन प्रोटीन हैव एफिनिटी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो उसी से नाम है लैक्टिन पाथवे। होता क्या है कि जब बॉडी के अंदर ऐसे एंटीजन, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कैप्सूल में या उनकी सेल वाल में मैनन एक कह लें कार्बोहाइड्रेट है, वाल में पॉलीसैकेराइड है, ये अगर उनकी सेल वाल में या उनके स्ट्रक्चर में मौजूद हो तो लैक्टिन जो है, ये जो अभी जिक्र किया लैक्टिन, वो आके उस मैनन के साथ बाइंड कर जाता है। तो इसी वजह से उसका नाम ही है मैनन बाइंडिंग लैक्टिन, MBL, मैनन बाइंडिंग लैक्टिन। So it is a normal protein in human animals
जो कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि मेनन जो कार्बोहाइड्रेट है और होता किधर है, बैक्टीरिया के सरफेस पे। तो व्हेन मेनन बाइंडिंग लैक्टेन MBL is activated by the once it is attached to the bacterial carbohydrate, तो ये क्या होता है, यानी कि एक्टिवेट हो गया। तो अब एक्टिवेट होने के बाद अब MBL जो है एक और प्रोटीन कम्प्लेक्स जिसको कहते हैं MASP2, MASP2, ये एब्रीविएशन है MBL एसोसिएटेड सीराइन प्रोटीएज 2, ठीक है। MASP2 भी याद रख लें या इसकी एब्रीविएशन याद रख लें या इसको समझना है, तो ये MBL एसोसिएटेड सीराइन प्रोटीएज। तो प्रोटीएज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले हों। तो MASP2 जो एंजाइम है वो कब एक्टिवेट होता है, जब MBL एक्टिवेट होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो MASP2 का जो फंक्शन है वो वही है जो C1QRS हमने अभी पढ़ा इस पिछले क्लासिकल पाथवे में। ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो C1QRS के जो फंक्शन है वही फंक्शन है इस MASP2 के, ठीक है। तो C1QRS का फंक्शन हमने क्या पढ़ा कि वो C4 पे एक्ट करती है, C4 बन जाता है, फिर C2 पे एक्ट करती है तो उससे C2 बन जाता है, तो अल्टीमेटली C3 कन्वर्टेज बनता है, फिर C5 कन्वर्टेज बनता है। तो वही सारे फंक्शन रेप्लिकेट होते हैं, रिपीट होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि लैक्टिन पाथवे एंड क्लासिकल पाथवे दे शेयर दी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम ड्यूरिंग एक्टिवेशन। लेकिन फ़र्क जो है वो ये है कि एक्टिवेशन कैसे होनी है। तो ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट कर सकता है क्लासिकल पाथवे को, लेकिन लैक्टिन पाथवे तभी स्टार्ट होना है जब ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल या सरफेस पे मेनन प्रोटीन होंगी और वो फिर लैक्टिन के साथ अटैच होंगी और आगे सारा सिस्टम चलेगा। तो होपफुली ये दो पाथवेज मैंने आपको एक्सप्लेन किए। जो नेक्स्ट आपका जो पाथवे है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। मींस अगर क्लासिकल और लैक्टिन पाथवे से डिफरेंट है, यानी कि इसलिए अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव पाथवे के दो मेन फेजेस हैं, या दो कह लें, स्टेप कह लें। एक उसको कहते हैं टिक ओवर फेज, ठीक है। लैक्टिन अल्टरनेटिव पाथवे के दो फेजेस हैं, एक को कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे टिक ओवर फेज और दूसरे को कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेशन फेज। दूसरे लफ्जों में ऐसे कह लें, एक जो पाथवे है वो नॉर्मल हालात में वो चलता रहता है और उसकी प्रॉपर्टी ये है जो टिक ओवर फेज है, जैसे घड़ी की टिक टिक चलती है ना, समझ लें ऐसे ही है कि हर घड़ी ने हर टाइम चलते रहना है, ठीक है, टिक ओवर फेज। तो ये इसके लिए टिक ओवर फेज के होने के लिए या इसके एक्टिवेट होने के लिए किसी एंटीबॉडी किसी एंटीजन की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। ये हर वक्त हर एनिमल ह्यूमन में ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन टिक ओवर फेज। और इसका जो एक्टिवेशन फेज है वो क्या है, ये तब स्टार्ट होता है जब कोई एंटीजन, सही है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाए बॉडी के अंदर, तो ये फिर एक्टिवेशन फेज में चला जाता है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। बाकी इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। और जो अभी मैंने बताया आपको एक्टिवेशन फेज कब स्टार्ट होता है, तो वो मैंने कुछ फैक्टर बताए, तो उसको कहते हैं ट्रिगरिंग सरफेस या ट्रिगरिंग फैक्टर्स। तो मतलब ये है कि ऐसा कोई एंटीजन विच प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ द कंप्लीमेंट प्रोटीन, तब ये एक्टिवेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ इस जो अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में है वो ये है कि इट वर्क्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ये ब्लड के अंदर नहीं बल्कि ब्लड के बाहर और टिश्यूज के जो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एनाटॉमी हिस्टोलॉजी में पढ़ के आए होंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये जो है ना सिस्टम चलता है अल्टरनेटिव पाथवे का। तो अब इसके जो मेन मैं ट्रिगरिंग फैक्टर बताने वाला था कि कब ये एक्टिवेट होता है, तो वो क्या है कि सच ट्रिगरिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय माइक्रोब्स particularly bacteria and yeast, जो लार्ज प्रोवाइड लार्ज सरफेस, यानी कि वायरसेस वगैरह से नहीं, ज़्यादा बैक्टीरिया यीस्ट या बाय abnormal टिश्यू सेल्स। abnormal कैसे, वो सेल विच हैव बीन इन्फेक्टेड बाय वायरस आर
जो न्यू प्लास्टिक सेल हैं यानी कैंसरस सेल जो बॉडी के हैं उनके खिलाफ भी अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे सेल जिनके अंदर वायरस ने इन्वेड कर लिया है तो उनको भी हम इन्फेक्टेड सेल कहते हैं। तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगी। तो ये चीज़ें आप उनकी क्लास ही गालबन नहीं, मेरे ख्याल वो 5वें सेमेस्टर उनको मैं टिश्यू कल्चर पढ़ा रहा था। तो एनीवेज वायरस जब सेल को इन्फेक्ट करेगा तो वो उसकी सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगी। तो वो जो बॉडी का अपना सेल है जो कि इन्फेक्टेड है, दैट कैन आल्सो बी द टारगेट ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे। तो अल्टीमेटली होना क्या है कि जब ये जो फैक्टर मौजूद होंगे तो अल्टरनेटिव पाथवे टिक ओवर फेज से चेंज हो जाएगा इनटू एक्टिवेशन फेज। इसके अलावा एग्रीगेट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आर फॉरेन सब्सटेंस। कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में इंटर हो जाए या इम्यूनोग्लोबुलिन की किसी वजह से एग्रीगेशन हो जाए तो ये भी एक्टिवेट कर देती हैं इस अल्टरनेटिव पाथवे को। तो अब होता है क्या है इस पाथवे में, तो ये जो आपकी डायग्राम देखने में आपको मुश्किल लग रही होगी लेकिन इसको मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि टिक ओवर फेज ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे इट वर्क्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो फ्लूइड फेज यानी कि जो बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उधर वाटर मौजूद होता है। तो C3 प्रोटीन से ये सिस्टम स्टार्ट होता है। ये एक मेन चीज़ है कि C3 प्रोटीन जो है कम्प्लीमेंट की इट इज़ प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और विद इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड। इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और ये हाइड्रोलाइज फॉर्म को कहते हैं C3I। ठीक है, यानी कि वाटर से ये हाइड्रोलाइज होकर C3I में चेंज हो जाती है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कुछ और मिनरल्स होती हैं तो स्पेसिफिकली मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये जो C3I है इट अटैचेस विद एन अदर कंप्लीमेंट प्रोटीन जिसको कहते हैं फैक्टर बी। तो फैक्टर बी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इसके साथ अटैच होकर ये कम्प्लेक्स बनाती है। तो अब ये जो कम्प्लेक्स है C3IB एंड बी, इधर बी छोटा लिखना चाहिए था जो कि बुक ने नहीं लिखा, ये ऊपर नोट्स के अंदर लिखा हुआ है बी एंड BA। जैसे वो कन्वेंशन है कि कोई भी कम्प्लीमेंट प्रोटीन होगी स्प्लिट तो वो एक B फ्रैक्शन और A फ्रैक्शन में चेंज होती है। तो इसको आप इधर खुद भी लिख सकते हैं कि C3I और कैपिटल B स्मॉल b। तो अब ये जो कम्प्लेक्स है इसका बनना एक कह लें स्टिमुलस है फॉर दिस फैक्टर डी। फैक्टर डी है वो तब आके इस पे एक्ट करेगा जब ये जो कम्प्लेक्स बन चुका होगा। तो फैक्टर डी क्या करेगा, वो फैक्टर बी को, सॉरी ये इधर आके बनना था, इधर फैक्टर बी अटैच हो जाएगा लेकिन बाद में फैक्टर डी जो है वो बी पे एक्ट करके इसको बी और बी ए, इधर ए लिखना था, ये मैंने मिस्टेक बतानी थी। उधर ऐसे बी ही है लेकिन जब फैक्टर डी इस पे एक्ट करेगा यानी बी कम्प्लीमेंट प्रोटीन पे तो इसकी बी और BA बन जाएंगे। तो अब ये जो फैक्टर है बन गया C3I और BB, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे का C3 प्रोटीन। यानी कि C3 प्रोटीन को मजीद ये स्प्लिट करेगा इनटू C3B एंड C3A। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले सिस्टम में पढ़ाया कि कुछ सेल जो नॉर्मल सेल हैं उनके सरफेस पे प्रोटीन्स हैं MCP, DAF, CR1। तो उसमें इस पाथवे में दो और प्रोटीन ऐड हो जाती हैं फैक्टर H एंड फैक्टर I। तो ये इनकी प्रेजेंस में ये जो C3B प्रोटीन है इट कैन नॉट अटैच टू द नॉर्मल सेल्स। क्यों कि नॉर्मल सेल पे अगर ये अटैच हो गई तो कंप्लीमेंट की दोबारा एक्टिवेशन हो जानी। और जो कि टिक ओवर फेज जो है ये एंटीजन की प्रेजेंस में नहीं स्टार्ट होता, ये नॉर्मली चलता रहता है कि जस्ट सिस्टम को कह लें वार्म अप करने के लिए। तो ये क्या होता है जब इस स्टेज पे कंप्लीमेंट पहुंचता है C3B की फॉर्मेशन तक तो ये C3B को फैक्टर 1, फैक्टर H इसको डिग्रेड कर देते हैं। और अगर कोई बाई चांस नॉर्मल सेल के सरफेस पे अटैच भी हो जाए जाके तो उसको ये MCP, DAF और CR1 डिटैच कर देती हैं। तो नॉर्मली क्या है C3 हाइड्रोलाइज होती रहती है और बाकी प्रोसेस चलेगा। अल्टीमेटली जब C3B बन जाएगा तो उसको ये नेचुरल प्रोसेस से इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है इन दी फ्लूइड फेज। तो
मकसद बताने का टिक ओवर फेज का क्या है कि ये सिस्टम जो है अल्टरनेटिव पाथवे को कह लें एक्टिव फेज में रखता है उसको ऑलरेडी। जैसे कह लें कि भी एक आपने जल्दी जल्दी भागना हो, आगे से मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो रहा हो तो मुश्किल होगी। अगर मोटरसाइकिल पहले से स्टार्ट है यू कैन इजीली एस्केप। तो समझ लें ये ऐसे ही है कि एंटीजन की आने से पहले ही ये सिस्टम एक्टिवेटेड है। यूं ही कोई एंटीजन आएगा तो ये फिर आगे उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। तो टिक ओवर फेज का काम ये है। और टिक ओवर फेज से ये चेंज कब होता है इनटू एक्टिवेशन फेज। डेफिनेटली एंटीजन आ जाएगा बॉडी में, या कोई ट्यूमरस सेल बॉडी के अंदर खुदा न खास्ता प्रोड्यूस हो गया, या वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गया, तो फिर ये जो C3b है ये डी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इनएक्टिवेट नहीं होगा बाय दी फैक्टर 1 फैक्टर H। ठीक है, तो ये इसका मेन डिफरेंस है। तो इसको भी ऐसे समझने के एक्टिवेशन फेज में C3b इज नॉट डिग्रेडेड एंड इज नॉट हाइड्रोलाइज, इंस्टेड इट सर्वाइव्स। तो उसी तरह C3b जब होगा तो वो C3b जो है वो फैक्टर B जो है ब्लड के अंदर सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसके साथ अटैच होता है, और उसके साथ अटैच होने के बाद ये सेल सरफेस के साथ भी अटैच हो जाता है। इस पाथवे में ये सरफेस के साथ अटैच नहीं होता, यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो गया तो C3b और ये जो B प्रोटीन दोनों हैं, उसके बाद D प्रोटीन इस पे एक्ट करेगी और ये बन जाएगा प्रोटीन कम्प्लेक्स जिसको हम C3b और कैपिटल B स्मॉल b कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज की एडिशन है कि जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है C3b एंड कैपिटल B स्मॉल b, तो एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं प्रोपर्डिन, इसको एब्रीवेट P से करते हैं। वो प्रोपर्डिन जो है वो इस कम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। तो इसको लिख देते हैं C3b कैपिटल B स्मॉल b एंड P मीन्स प्रोपर्डिन इज नाउ अटैच्ड विद दिस C3b एंड BB जिसको C3 कन्वर्टेज भी कहते हैं। तो अब ये कम्प्लेक्स डिटैच नहीं होगा बाय एनी फैक्टर, ये स्टेबलाइज रहेगा। तो जैसा कि ये C3b कैपिटल B और स्मॉल b और P इसको कहते हैं स्टेबलाइज्ड C3 कन्वर्टेज। तो स्टेबलाइज कन्वर्टेज का मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो C3 प्रोटीन अवेलेबल होगी उसको उस पर एक्ट करेगा और उसको C3 को C3b और C3a में कन्वर्ट करता रहेगा। इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन लूप, यानी कि एक साइकिल चल जाता है कि ये C3 प्रोड्यूस करी जा रहा है और इधर C3b जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा B के साथ अटैच होती जा रही है और एक साइकिल चल रहा है। तो अल्टीमेटली C3b के जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसके साथ इस कम्प्लेक्स के साथ भी अटैच हो जाती हैं आगे। तो इसकी जो फार्मूला है वो ये है कि प्रोपर्डिन इज अटैच C3b B कैपिटल B स्मॉल b एंड अटैच with another molecule of C3b which is bound to the surface of the cell। तो अब ये जो चीज बनेंगे इसको हम कहते हैं C5 कन्वर्टेज। तो उसी तरह लैक्टेन पाथवे की तरह, क्लासिकल पाथवे की तरह ये जो C5 कन्वर्टेज बनने के बाद ये पाथवे जो है वो अब कह लें इसका इनके रोल खत्म हो गया, यानी कि यहाँ तक ये सिस्टम खत्म हुआ और अब ये नए फेज में दाखिल हो जाता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल पाथवे यानी कि फाइनल पाथवे। तो फाइनल पाथवे में क्या होता है, ये पाथवे इज वेरी इन स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो भी बड़े सीक्वेंस में आती हैं। इसको सादा ज़बान में जैसे मैंने बताया कि बाकी तीनों जो पाथवे हैं क्लासिकल, लैक्टेन और अल्टरनेटिव पाथवे, उसमें क्या फाइनल चीज़ बनती है C5 कन्वर्टेज। तो C5 कन्वर्टेज जो C5 प्रोटीन पे एक्ट करेगा तो C5 को C5b C5a में चेंज कर देता है। तो अब ये जो C5b है ये उधर ही रहती है और C5 जो है ए डिफ्यूज हो जाती है और इसका इन्फ्लेमेशन के स्टार्ट करने में रोल होता है। वो उधर हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके लेक्चर में। तो C5b के बनने के साथ ही C6 C7 ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर रिक्रूटेड, यानी कि साइट पे दे आर कह इन्वाइटेड, या जैसे भी वो ब्लड में होंगी उधर होंगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगी तो वो भी आके यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगी। और स्पेशली जो C7 है इट हैज प्रॉपर्टी टू इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल सेल वॉल। तो C7 सेल वॉल में आ जाएगी
और बाकी जो C6 है, C5b है, ये इधर रहेंगी कम्प्लेक्स की शक्ल में। और फिर एक और प्रोटीन C8 वो भी रिक्रूट होती है और इसकी प्रॉपर्टी भी ये है कि ये आके सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल में इंसर्ट हो जाती है, तो ये कम्प्लेक्स अटैच्ड रहेगा। और फाइनली जब ये कम्प्लेक्स बन जाएगा C5, 6, 7, 8 का, तो ये एक फाइनल एंड लास्ट प्रोटीन है जिसको कहते हैं C9 प्रोटीन। तो ये रिक्रूट होती है और आके सेल वॉल के अंदर इस तरह का एक डोनट शेप कम्प्लेक्स बनाती है, या कहें एक पोर जनरेट कर देती है सेल के अंदर। तो इसको कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, मैक। ठीक है, तो मैक कम्प्लेक्स का अगर पूछ ली जाए कि कैसे बनता है, तो आप कह सकते हैं कि फाइनली व्हेन C5b, 6, 7 and 8 proteins are present on the surface of the bacterial cell or cell membrane, so C9 protein is recruited and insert itself into the membrane and make a donut shape या ring shape structure। अब ये एक पोर जनरेट हो गया है, तो इससे आप थोड़ा सा खुद अज्यूम कर सकते हैं कि क्या मकसद क्या है इस पोर बनने का। तो उससे उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजिकल फंक्शन या बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, कि ये कंप्लीमेंट एक्टिवेट हुआ इतने फैक्टर्स के बाद, तो इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पोर जनरेट हो गए हैं, ये तो एक पोर के जनरेट होने को मैंने एक्सप्लेन किया है। नेचुरली थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड कह लें, इस तरह के जो पोर्स हैं वो सेल के अंदर या बैक्टीरिया के सेल वाल के अंदर जनरेट होते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे ही है जैसे किसी को यानी कि वो गोलियों से छलनी कर देना। ठीक है, तो वो इतने पोर जब जनरेट हो जाएंगे सेल वाल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो जो एक ऑस्मोटिक बैलेंस होता है सेल का इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि वो जो वाटर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस जब डिस्टर्ब होगा, वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर आएगा, तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद अल्टीमेटली वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक स्ट्रक्चर दिखाया उसको, ये एक मैक कम्प्लेक्स बना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर सेल वॉल होती तो उसके अंदर भी ऐसे होगा। तो जब वो सेल स्वेल होगा ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ वाटर, तो ऑस्मोटिक लाइसिस अकर्स, यानी ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ये सेल बैक्टीरिया का हो, उसका डिस्ट्रॉय होना बॉडी के फायदे की बात है। बॉडी इसीलिए तो सारा कुछ स्टार्ट हुआ। अगर वो कैंसर सेल है, अगेन इट इज इन दी फेवर ऑफ बॉडी। कोई वायरली इन्फेक्टेड सेल डिस्ट्रॉय हुआ है, तो नो डाउट कि बॉडी की अपनी डैमेज हो रही है, लेकिन उस वायरस के जो है वो भी वायरस भी साथ ही डिस्ट्रॉय होगा और सेल भी डिस्ट्रॉय होगा। तो ये बॉडी के फायदे में है। लेकिन एक ऐसी भी सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो उसके 4 टाइप्स होती हैं। तो एक टाइप हमने पढ़ी थी जब हमने एंटीबॉडी ई का फंक्शन पढ़ा था, तो उसकी एक्टिवेशन में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में रोल है एंटीबॉडी ई का। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो ये जो अभी मैंने कम्प्लीमेंट का जिक्र किया, तो कम्प्लीमेंट से जो साइटोलाइसिस होती है उसका रोल है इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, और इसको कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड कम्प्लीमेंट साइटोलाइसिस। ठीक है, कि ऐसी साइटोलाइसिस जो कि कम्प्लीमेंट के होने की वजह से हो और उसमें एंटीबॉडी का भी रोल हो। तो एंटीबॉडी अभी मैंने बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन, यानी एंटीबॉडी अगर किसी भी सेल की सरफेस पे आके अटैच हो जाए, अगर वो ट्यूमरल सेल होगा या ऐसा सेल हो जिनके खिलाफ, जिनकी सेल की सरफेस प्रोटीन के खिलाफ बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, जैसे प्लेटलेट के खिलाफ किसी के बनी बकौल कि जी वो प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो वो क्या था कि प्लेटलेट की सरफेस पे एंटीबॉडीज आके अटैच हुई और उन एंटीबॉडी की वजह से कम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हुई, जिसकी वजह से क्या है, वो जो सेल हैं जिसकी सरफेस पे एंटीबॉडी अटैच हुई थी, वो सेल भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। इसको कहते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड कम्प्लीमेंट साइटोलाइसिस। तो ये एक फिनोमिना है जो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कम्प्लीमेंट जो है वो उसका एक बेनिफिशियल रोल भी है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में
या ऐसी डिजीज जिसमें बॉडी का अपना नुकसान होता है, तो उनको हम हाइपर सेंसिटिविटीज भी कहते हैं, तो उसमें कम्प्लीमेंट कैसे इन्वॉल्व है। तो होपफुली इसको आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा मैं।